तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पीछे के क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर रहे थे और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास में हम लोग उसके जितने भी सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो पोर्शन थे उन सारे पोर्शन को हम लोग कवर कर लिए थे। आज की जो क्लासेज होगी उसमें आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और आपको बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूँकि हमारे सिलेबस में ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल सेक्सुअल के बारे में पढ़ना है, वहाँ सेक्सुअल भी पढ़ना है। तो हम चूँकि लोअर ऑर्गेनिज्म में खास करके असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, खास करके प्लांट जितने होते हैं प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। बाकी लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह क्या कहते हैं, या तो वह आपका मोनेरा का ग्रुप हो या प्रोटिस्टा का ग्रुप हो या फंगस का ग्रुप हो या आपका एनिमिलिया हो, प्लांटी हो, ये पांचों ग्रुप में से खास करके मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के जो ग्रुप होते हैं उनमें खास करके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जैसे ही हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, जैसे में प्लांटी और एनिमिलिया हुआ, तो प्लांटी में भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल जो होते हैं, एनिमल में भी कुछ एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल में कभी भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है उन लोगों में, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाई जाती है, हाँ, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है ऑर्गेनिज्म में। वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से है और उसका सर्वाइवल रेट किस तरह से काम कर रहा है। जैसे हाइड्रा है, वो क्या है, उस तरह उनमें के भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को आज हम एक एक करके, हम जो कि पीछे की क्लासेस में सेक्सुअल और असेक्सुअल और वेजिटेटिव को तो पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग जो सीखेंगे वो होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपको हम बता दें आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो आज हम जितना लेक्चर बनाएंगे उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में उस लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखो, सबसे बड़ी चीज है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। टर्म क्या है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपको अच्छे तरीके से पता है कि यह प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें एक यंग मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यंग मेल और फीमेल ही क्यों? क्योंकि देखो बेटा, किसी भी ह्यूमन का जो एजिंग स्टेज होता है ना, वो पूरे एज स्टेज को, अब ऐसे कहोगे कि हम लोग बचपना होता है, फिर जवानी होता है, फिर बुढ़ापा होता है, जिस तरह से होता है ना बचपना, जवानी और बुढ़ापा, तो उसी तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव फेज में भी उसको 3 कैटेगरी में बांटी जाती है, ठीक है। एक जो एज होता है जिसमें अभी हम न्यू बॉर्न बेबी है और जब तक उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर ना आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। ध्यान रखेंगे, जुवेनाइल फेज जो होता है ह्यूमन का सबसे पहला फेज होता है। कौन सा फेज होता है? फेज ऑफ ह्यूमन। अगर बात करें फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? सबसे जो पहला फेज होता है, ध्यान रखेंगे, पहला फेज होता है उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। कौन सा फेज होता है? चलो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज, देखो जुवेनाइल फेज होता है, ये टर्म यूज की जाती है एनिमल में, ठीक है। एनिमल्स में जो होता है वो जुवेनाइल फेज होता है। लेकिन अगर यही प्लांट में हो, ध्यान रखिए, अगर ये प्लांट में होता है तो इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज। क्या नाम देते हैं हम लोग? वेजिटेटिव फेज, ठीक है। तो अगर ये प्लांट है तो उसको हम लोग कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव फेज, और जो अगर एनिमल है तो उसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा फेज कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। और तीसरा फेज होता है उसको लोग कहते हैं ओल्ड फेज। ओल्ड फेज, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास 3 चीजें मिल गया, एक हो गया जुवेनाइल फेज, एक हो गया रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा होता है ओल्ड फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज कहां होता है? जो बर्थ से लेकर, बाई बर्थ से लेकर और जब तक उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर ना आ जाए, सेक्सुअल
कैरेक्टर अगर नहीं आ जाता है उस समय तक, बिफोर, ध्यान रखेंगे, बिफोर अपीयर द सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर आने से पहले तक का जो एज होता है, जैसे में ह्यूमन में अगर हम देखते हैं तो 0 डे से लेकर, ठीक है, और जो अगर ह्यूमन में 2 कैटेगरी है, मेल और फीमेल, फीमेल जो होती हैं वो 8 से 10 साल पर उनकी जो होती है वो पीरियड आना शुरू हो जाता है, और जो मेल होते हैं उनका, ये किसका है, फीमेल का है, ठीक है, और जो मेल होते हैं उनका भी करीब करीब 8 से 10 साल या 10 से 12 साल में, 12 साल 15 साल के बाद उसको सेक्सुअल कैरेक्टर, तो इसीलिए आपको डाटा जो कहता है वो 10 से 12 ही है, लेकिन हम 12 से 14 साल की एज तक हम दे देते हैं कि इनकी जो होती है वह मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो जो 10 से 12 साल की जो फीमेल, अगर जो फीमेल, इस तरह समझो, जिस फीमेल के पीरियड आना शुरू हो गए, ऐसा भी नहीं है, पीरियड जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल होती है जिनका उम्र 17 साल 18 साल तक हो जाता है, फिर भी उनकी पीरियड नहीं आती है, तो हम ये कह दें कि सिर्फ पीरियड एक डिपेंडेबल फैक्टर होता है, ये गलत है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि हाँ इसके अंदर चूंकि जो डिवीजन होता है वो 2 डिवीजन में होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी की अपीयरेंस होती है उस पर डिपेंडेंट होता है, जैसे में अगर वो फीमेल है तो फीमेल के अंदर नेपल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, नेपल्स मतलब जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब कहाँ पे, मैमरी ग्लैंड, कहाँ पे, मैमरी ग्लैंड, जो मैमरी ग्लैंड में अगर वो बर्ड्स का फॉर्मेशन होने लगता है तो वो कहलाता है क्या चीज, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, प्यूबिक, उनकी प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर का मतलब होता है जो लोअर पार्ट होता है, जो वेजाइनल पार्ट होता है, वेजाइना के ऊपर जो एरिया होता है, जो लोअर एरिया, वहां पे हेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। और पहला हो गया मेमोरी ग्लैंड, यानी कि मेमोरी ग्लैंड के बर्ड्स जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है उसमें लोग कहते हैं प्यूबिक, यानी प्यूबिक हेयर मतलब लोअर एब्डोमेन में हेयर का फॉर्मेशन होना, और तीसरा जो होता है वह होता है आपका जो क्या कहते हैं, आपके जो अब हाथ होते हैं, हाथ के पास जो हेयर होते हैं यहाँ पर आपको हेयर का फॉर्मेशन होना, मतलब जो कंधे जो क्या कहते हैं हाथ के बीच में जो बाल आते हैं वो भी एक क्या करता है, सेकेंडरी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्यूबिक हेयर हो गया लोअर एब्डोमिनल पे, या कंधे पे जो हैंड जॉइंट होता है वहां पे, सॉरी नॉट हैंड जॉइंट, जो क्या कहते हैं आपके अपर रीजन में हेयर आ जाना, ठीक है, और साथ में आपका मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होना, ये जो होता है फीमेल की प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर मेल की प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें तो ये होता है लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमिनल में हेयर, ठीक है, मतलब कि जिस तरह से फीमेल के लोअर एब्डोमेन में हेयर होते हैं उस तरह से मेल के भी लोअर एब्डोमेन में हेयर होते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है कि अगर आप फीमेल की अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये फीमेल का अगर मान लो कि लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, और ये लोअर एब्डोमेन है यहाँ पे फीमेल का, तो ऐसी स्थिति में जो फीमेल के लोअर एब्डोमेन ये आपका क्या होता है, वेजाइना होता है, ठीक है। वेजाइना के अंदर यहाँ पे जो होती है वो लिबिया माइनोरा होता है, लिबिया मेजोरा होता है, यहाँ पे जो सर्विक्स, तो ये जितने भी रीजन है, ठीक है, इसके ये रीजन होते हैं वो जो होता है हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस, प्यूबिक हेयर पाया जाता है यहाँ पे, इस तरह से जैसे ट्रायंगुलर शेप होता है इस तरह से इन लोगों की क्या होती है, प्यूबिक हेयर पाई जाती है, ठीक है। प्यूबिक हेयर फीमेल में सिर्फ और सिर्फ वेजाइना के अपर सरफेस पे ये ट्रायंगुलर हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेल होते हैं, मेल के सरफेस का अगर आप गौर से देखोगे तो उनकी हेयर की स्ट्रक्चर जो होती है अलग होती है, उनकी हेयरिंग भी, ये आपका लोअर एब्डोमिनल है, यहाँ पर इनकी अगर पेनिस पाई जाती है, पेनिस के स्ट्रक्चर में यहाँ पर इनकी टेस्टिस पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो इनकी हेयरिंग होती है ये लोअर एब्डोमेन में ये तो हेयर होता ही होता है, लेकिन इनके साथ साथ में ये जो टेस्टिस का एरिया होता है यहाँ पर भी हेयर पार्टिकल्स जो होते हैं वह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हेयरिंग पार्टिकल्स जो होते हैं, प्यूबिक हेयर जो फॉर्मेशन होता है, ये मेल और फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है।
ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है पीरियड आ जाना या मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाना, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हाँ एक चीज और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन किसे करते हैं? कहते हैं कि जैसे ही फीमेल जो होती है उनकी आवाज जो होती है बचपन में, ध्यान रखना, फीमेल में आवाज जैसे ही उनकी एडल्ट फेज में आते हैं तो उनकी आवाज और शार्प हो जाती है और पतली हो जाती है, जबकि मेल के जो होते हैं वो आवाज जो होते हैं वो वोकल कॉर्ड इलार्ज हो जाते हैं और वो आवाज फट जाता है। तो आवाज का परिवर्तन भी जो होता है वो आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव फेज का, सॉरी कौन से फेज है आपका, यहां तक हो गया जहां पर परिवर्तन से पहले वो वेजिटेटिव फेज है या जुवेनाइल फेज एनिमल में है, और उसके बाद जो होता है जहां पर रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जहां पर रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर शुरू हो जाती है। ठीक है, थर्ड फेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड फेज। ओल्ड फेज में क्या होता है कि वो फेज जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं हम लोग ओल्ड फेज। ठीक है, तो ओल्ड फेज में जाहिर सी बात है सबसे पहले ओल्ड फेज जो आता है वो आता है फीमेल का, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि दो टर्म सीखते हैं हम लोग, एक होता है हम लोग कहते हैं मीनार, एक कहते हैं हम लोग मीनार, और दूसरा होता है हम लोग कहते हैं मोनोपस। ध्यान रखेंगे, एक होता है मीनार और एक होता है मोनोपस। मीनार क्या होता है कि फीमेल की पहली पीरियड जो आती है, फर्स्ट पीरियड जो फीमेल का आता है उसे कहते हैं हम लोग मीनार। ठीक है, और फीमेल की लास्ट पीरियड जो होती है, लास्ट पीरियड मतलब कि इसके बाद अब कोई पीरियड नहीं आ रहा है, उसे कहते हैं हम लोग मोनोपस। ठीक है, तो मोनोपस किसे कहते हैं कि आफ्टर द पीरियड वेरिएशन, ध्यान रखेंगे, द ड्यूरेशन आफ्टर पीरियड, पीरियड के बाद का जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोपस, और पीरियड जहां से शुरू होता है उसे हम लोग कहते हैं मीनार। ठीक है, ये जो होता है वो फीमेल में 10 से 12 साल या 14 साल में शुरू हो जाता है, और ये जो फीमेल के अंदर होता है मोनोपस, ये खत्म होता है 50 से 55 साल के उम्र में। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो जो यहां तक तो हम लोग को मिल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अब एक टर्म आता है कि क्या ये जो किस तरह से, ये तो एनिमल में तो आप पहचान कर लेंगे कि हाँ एनिमल में अगर वो रिप्रोडक्शन करने के फेज में आ गया तो रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, अगर वो ओल्ड हो गया तो उसे क्या करते हैं वो ओल्ड एज में चला गया। लेकिन क्या ये प्लांट में भी ऐसा होता है? उससे पहले एक चीज और, एक बार हमसे एक बच्चा पूछा था कि सर हमने देखा था एक बड़े बड़े जो लोग थे, जैसे में एक गजल स्टार अनूप जलोटा को देख, उन्होंने एक लड़का ने एग्जाम्पल बताया कि सर उनकी उम्र करीब करीब 60-65 साल के बाद भी वो शादी किए थे। क्या उस समय शादी करने का क्या मकसद था उनका? क्या उस समय वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप या वो जितने तरह के जो यंग अवस्था में काम, मतलब जिस तरह से फिजिकल रिलेशनशिप में रहते थे अपने बीवी के साथ, क्या वो दूसरी वाली नई वाली बीवी के साथ तो रह सकते हैं? या एक कांग्रेस के जैसे दिग्विजय सिंह, आपने नाम सुना होगा, वो उन्होंने भी करीब 70 साल के एज में शादी की। तो क्या ये जितने पुराने एज वाले लोग होते हैं जो शादी करते हैं, लड़के, औरत नहीं, औरत को आप नहीं सुने होंगे कि किसी औरत ने 70 साल की उम्र में शादी की, उन लोगों को केस नहीं मिलता, पर फीमेल में ये केस मिलता है। तो हमने कहा हाँ बेटा ये चीजें हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो हम केस पढ़ते हैं वो सिर्फ फीमेल में पढ़ते हैं, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, जब हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि फीमेल में क्या होता है कि अमाउंट फिक्स है। अमाउंट फिक्स इन सेंस कि जो अंडे की संख्या उनकी होती है, जो ओवरी में उनकी अंडों की संख्या फिक्स होती है कि इतना ही अंडा आपको मिलेगा पूरे आपके लाइफ टाइम। ठीक है, अब उनकी पूरी लाइफ टाइम में करीब करीब 3 मिलियन अंडा दे दी जाती है। ठीक है, अब वो अंडा क्या होता है कि हर महीने जैसे ही फीमेल मम्मी के गर्भ में, जब मम्मी गर्भ रहती है तो उस स्थिति में जब 5 to 6 मंथ की जब प्रेगनेंसी होती है, कितने मंथ की? 5 to 6 मंथ की जब प्रेगनेंसी होती है, तो 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी में अब उस समय जब 5 से 6 मंथ में डिसाइड हो जाता है कि बच्चा मेल है कि, उस स्थिति में डिसाइड होता है कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे तो ये डिसाइडेड हो गया कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अब जो मेल और फीमेल की अगर यहां पर स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है, अगर वो बच्चा फीमेल है
तो उसकी ओवुलेशन की जो पीरियड होती है, ध्यान रखेंगे, जो ओवुलेशन होता है वो आपका उसी समय शुरू हो जाता है। लेकिन वो ओवुलेशन उस समय, तब फिर आप क्वेश्चन आता है कि सर बच्ची उस समय ओवुलेशन का फेज जब आ जाता है तो फिर पीरियड क्यों नहीं आता? हम कहेंगे उस समय वो उतने मजबूती रूप से जो हार्मोन है वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए, किसी भी पीरियड को रेगुलेट करना है या स्पर्म को चलाना है, तो इन सब के लिए एक हार्मोन आते हैं। विदाउट हार्मोन का कोई भी फंक्शन नहीं काम करता है, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है कि इनकी जो एग होती है, यानी कि इनकी एग की संख्या फिक्स्ड होती है कि आपको इतनी ही एग दी गई है और इतना एग को आपको जितने साल में आपका खत्म हो गया, जितना जल्दी आ गया, आना नहीं, शुरू तो हो गया है उस ओवुलेशन पीरियड में, बिगिनिंग हो गई 5 to 6 मंथ में ही, ठीक है, और खत्म जब हो जाएगा, जिस दिन खत्म हो जाएगा वो फेज हो गया मोनोपॉज का फेज, ठीक है। उस मोनोपॉज का जब फेज आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको कभी पीरियड नहीं आएगा, और जिस फीमेल को कभी पीरियड नहीं आएगा वो फीमेल फिर प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि पीरियड आएगा तभी प्रेगनेंसी की चांसेस होगी, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि कैसे, किस दौरान में प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी की चांसेस कब होती है, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को जागरूक करते हैं इस मामले में, क्योंकि कई बार हम चूंकि ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं तो हम लोगों के पास केसेस आते रहते हैं, कई बार यंग केस आते हैं। यंग केस में क्या होता है कि फीमेल अभी 8 माने कि 10वीं क्लास में है, 11th क्लास में है, और उस स्थिति में वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, और रिलेशनशिप में आने के दौरान जब वो फिजिकल रिलेशनशिप में आती है तो वो विदाउट प्रोटेक्शन वो सेक्स कर लेती है उसके साथ, तो ऐसे कंडीशन में फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं चाहते हुए, लड़का लड़की नहीं चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इन प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या तरीका होता है, कौन सा एज, कौन सा टाइम बेहतर टाइम होता है फॉर द सेक्स, ये बात सब चीज़ हम आपको सिखाएंगे कि अगर हम तो पहले आपको कहेंगे कि नहीं, इस तरह के काम आप अपने फ्यूचर में कभी मत करिएगा। विदाउट मैरिज आप किसी तरह से ठीक है, अगर आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, इतना तक तो सही है, ठीक है, लेकिन आप विदाउट मैरिज आप उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप न बनाएं। हम यही एडवाइस आपको भी हमेशा देंगे कि शादी से पहले किसी भी लड़का लड़की आपस में फिजिकल ना बनाएं, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो विदाउट प्रोटेक्शन आप ना बनाएं, क्योंकि हाँ, अगर आपको बायोलॉजी का नॉलेज है तो आप, एक ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन में आप विदाउट प्रोटेक्शन लगा आप फिजिकल बना सकते हैं, लेकिन हमारे WHO एक एक्सेप्शन भी देता है कि पूरे सेशन के दौरान, मतलब 30 दिन के दौरान 5% चांस होता है कि किसी दिन भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो बीच का एक ड्यूरेशन होता है जिसमें आपको 100% या 90% चांस होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो ये एक फेज होता है। अब इस फेज के बाद हमने कहा कि जो, हाँ, तो वही हम बता रहे थे कि मेल का, तो मेल में जो होता है वो फिक्स नहीं होता है एस्पर्म, मेल के अंदर एस्पर्म बनाने की मशीन है, मतलब वो हार्मोनल एक्टिविटी फैक्ट्री है। एस्पर्म जो है वो हमेशा बना सकता है। आप कहोगे कि क्या सब 90-95 साल के एज में भी, तो वो डिपेंड करता है आपकी हार्मोनल एक्टिविटी पर। अगर आपकी हार्मोन की एक्टिविटी एकदम फास्ट है तो किसी भी एज में एस्पर्म बन सकता है। तो इसीलिए मेल को रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी हर एज में होती है, ठीक है, लेकिन फीमेल की क्या होती है, बच्चे प्रेग्नेंट करने की कैपेबिलिटी एक लिमिट एज तक होती है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल उसके बाद सेक्स नहीं कर सकती है। मोनोपॉज के बाद फीमेल सेक्स करना और बच्चा पैदा करना दोनों अलग चीज होता है। हाँ, अगर सिर्फ सेक्स करने की मकसद है तो मोनोपॉज के बाद भी सेक्स हो सकता है, क्योंकि सेक्स के लिए वेजाइना चाहिए, वेजाइना जो है ही है। लेकिन अगर बच्चा पैदा करना है तो मेल किसी भी एज में वो अपना बच्चे पैदा करने की उसके पास कैपेबिलिटी होती है, किंतु लेकिन परंतु फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बच्चा हमसे फिर पूछा कि सर ये बताइए, एनिमल में तो आपने इसने कह दिया, क्या प्लांट में भी ऐसा होता है? तो हम कहें देखो बेटा, प्लांट में जब फ्लावरिंग आती है ना, जो फ्लावरिंग आती है, वो फ्लावरिंग एज, जब प्लांट की फ्लावरिंग एज आना शुरू हो गया, समझ लो कि वो प्लांट जो है अपने क्या कहते हैं, आपका वेजिटेटिव फेज से अब रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो प्लांट क्या करते हैं, फ्लावर देना शुरू कर देते हैं, फ्रूट्स आना शुरू कर दिया, समझ लो कि वो प्लांट जो है वो बड़ा हो गया, अब उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी आ गई है। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर कुछ प्लांट जो होते हैं वो हर महीने देते हैं ब्रीडिंग, हर महीने प्लांट दे देते हैं, हर महीने फ्लावर आ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सीजनल ब्रीडर, ठीक है। वो सीजन के, अगर देखो कुछ प्लांट होते हैं जो सीजन बाई सीजन केवल दिखाई देते हैं, उसे हम लोग सीजनल प्लांट कहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं
कि जो हर महीने फ्लावर दे देते हैं, तो उससे हम लोग मंथली प्लांट कहा जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम प्लांट में जो होते हैं, मैक्सिमम प्लांट में ध्यान रखेंगे, जितने भी एनुअल और बाइएनुअल प्लांट होते हैं, कितने एनुअल और बाइएनुअल प्लांट होते हैं, जो 1 साल और 2 साल के प्लांट होते हैं, उसमें खास करके हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? एनुअल बाइएनुअल प्लांट में जो होते हैं वह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं, और उनके अंदर जो फेज होता है हम लोग कहते हैं सेक्शनेंट फेज। क्या बोलते हैं उसका हम लोग? सेंसेंट फेज। SENCENT सेंसेंट फेज होता है ये, ठीक है। और इनके अंदर होता है कौन सी प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी एनुअल और बाइएनुअल प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट जो 1 साल के अंदर ही अपनी फ्लावरिंग कर देते हैं, ठीक है, या जितने बाइएनुअल प्लांट होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप कहोगे कि सर ये बात क्या सच है? कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के समय में जितने भी नए वैरायटी के प्लांट निकाले जा रहे हैं, उनको 1 साल 2 साल के बाद वो फ्लावरिंग देने लगते हैं। तो ये जो है नए फेज के, तो इसको इस तरह से याद रखना कि खास करके एनुअल जो या बाइएनुअल प्लांट है, उनके अंदर वेजिटेटिव होता है, और जितने हायर प्लांट हैं उनके अंदर जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे आम हो गया, या आपके जामुन, इन के अंदर क्या होती है, वो आता है ना फ्लावर, फ्लावर से फिर फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ तक तो चीजों में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ आता है इसमें कि एनिमल्स के 3 कैटेगरी होती है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और कौन सा? ओल्ड फेज। क्वेश्चंस अब आते हैं। क्वेश्चन कहाँ आते हैं कि जैसे में एक हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे में आपने बंबू देखा होगा, आप कहोगे ना सर कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी फ्लावरिंग तो कई साल के बाद आती है, तो क्या उनकी रिप्रोडक्टिव फेज काफी देर से होता है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनकी फ्लावरिंग जो होती है बहुत लेट से आती है। जैसे में आपने बंबू का प्लांट, ठीक है, बंबू का प्लांट आप देखेंगे तो बंबू की जो स्पीसीज, आपने बांस देखा है ना, बंबू की जो स्पीसीज होती है बहुत अच्छे, ये ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम का कई बार का क्वेश्चन रहा है कि जो बंबू होते हैं, जो बंबू के स्पीसीज होते हैं, ये बंबू की स्पीसीज में आपको बता दें कि इनकी जो फ्लावर होती है वो करीब करीब 50 से 100 साल के बाद आती है। आपके घर में अगर बांस का प्लांट होगा, बंबू का प्लांट होगा, तब देखिएगा उनके अंदर फ्लावर नहीं दिखाई देता है, लेकिन इनकी एक बार फ्लावर जो होती है वो 50 से 100 साल के बाद आती है, ठीक है। और 50 से 100 साल के बाद जब आती है जब इनकी फ्लावर, तो जैसे ही ये फ्लावर आता है, वही फ्लावर जो होती है, वो इनकी फ्लावर जो होती है वो व्हाइट कलर में होती है, व्हाइटिश कलर में होती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये फ्लावर आता है, फिर ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है, और जो फ्लावर, जो बांस 50 से 60 साल के बाद जब वो फ्रूट व्हाइट कलर का फ्लावर देता है, कैसे देता है वो? व्हाइट कलर का अगर फ्लावर देता है, फिर वो फ्रूट देता है, और फिर उसके बाद वो मर जाता है। देखो, एक बांस का प्लांट 50 से 100 साल के बाद वो एक बार फ्लावरिंग करता है, उसके बाद वो फ्रूट देता है और फिर मर जाता है, और अपने तो मर जाता है, और इसी को हम लोग टेरर ऑफ फार्मर कहते हैं। अब आप क्वेश्चन कहोगे कि ये किसानों का आत्मघाती क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जो इसके फ्रूट होते हैं ना, फ्लावर को फ्रूट कहते हैं ना, ये फ्रूट को इतना अच्छा होता है कि सबसे ज्यादा चूहे पसंद करते हैं खाना। और आपको पता है बांस के जो खेत होते हैं वो खेतों के पास में होते हैं, जो बांस लगे होते हैं वो खेतों के जो फील्ड होते हैं वहां लगे रहते हैं। अब कोई बांस है, जो बंबू है, वो क्या करता है? फ्लावरिंग करता है, फ्रूट्स देता है, और फ्रूट्स देता है और उसके फल गिरते हैं, चूहे आकर वहां पे एरिया पूरा बना लेते हैं, और बनाने के बाद आसपास के जो जहां जहां वो फल गिरेगा वहां तो खाएंगे नहीं, और रहेंगे कहाँ? आसपास के जितने भी खेत होते हैं उस खेतों में चूहा चले जाते हैं, जिसके चलते गेहूं हुआ, धान हुआ, सारे फसल को काट के खत्म कर देते हैं। इसीलिए उसको टेरर ऑफ फार्मर कहा जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, एक और होता है जिसको लोग कहते हैं नाम क्या उसका? एस्ट्रोबिलेंथस
एस्ट्रोबिलेंथस एक पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल एस्ट्रोबिलेंथस। एस्ट्रोबिलेंथस इसका नाम जो है असम एस्ट्रोबिलेंथस BI होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा क्योंकि वो है ना बायोलॉजिकल नेम है ना एस्ट्रोबिलेंथस कुंथिना। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथिना, कुंथिएना, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथिएना। ये जो है नीलाकुरेंजी एक प्लांट है, नीलाकुरेंजी, उस प्लांट का जो है GI है नीलाकुरेंजी। ये नीलाकुरेंजी एक प्लांट है, ये जो है ये आपको बताएं ऊपर वाला भी क्वेश्चन एग्जाम का है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये एस्टेब्लिश कुलेंथी, ये नीलाकुरेंजी जो है ये भी एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी फ्लावरिंग जो होती है वो 12 साल के बाद एक बार होती है। कितने बार के बाद? 12 साल के बाद एक बार होती है। लास्ट टाइम जो था वो अक्टूबर 2006 में, क्योंकि एनसीईआरटी उस समय तक लिखी गई थी, अक्टूबर 2006 में देखा गया था। ठीक है, और ये कुछ चूंकि नीलाकुरेंजी है तो नामी है, तो जाहिर सी बात इसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और ब्लू कलर का होता है, और लास्ट टाइम अक्टूबर 2006 में देखा गया था। और साउथ एरिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, केरला और कहा कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको जो है पहली बार, मतलब ये 3 एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो सब ध्यान रखेंगे, आपको इसको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक आप एक निमोनिक अगर बनाना है तो आप एक निमोनिक बना सकते हैं। लिख लो सुकन्या यादव ठीक है, सुकन्या यादव ने अब 12 साल बाद 12 साल 12 ईयर बाद, अच्छा चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं। सुकन्या यादव ने 12 साल बाद 12 साल बाद अक्टूबर 2006 में, अक्टूबर 2006 में केरला, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से नीले रंग का, ब्लू रंग का, नीले रंग का फ्लावर यानी कि फूल लाई थी। ठीक है, एक स्टोरी बना लो। सुकन्या यादव ने 12 साल बाद अक्टूबर 2006 में केरला, कर्नाटका एवं तमिलनाडु से क्या ब्लू रंग के एक फूल लाई थी। ठीक है, सुकन्या हो गया आपका एस्ट्रोबिलेंथस कुंथेना। ठीक है, ये हो गया एस से। एन जो है वह है आपका नीलाकुरेंजी। ठीक है, एरिया कब हुआ था? लास्ट में अक्टूबर 2006 में पहली बार इसकी, ठीक है, पहली बार। तो आप यहां पर लिखो पहली बार, पहली बार मतलब कि फर्स्ट टाइम। पहली बार कहां देखा गया था? अक्टूबर 2006 में देखा गया था। आप कर सकते हो कि हमने जब लास्ट टाइम जब बुक लिखा गया था, या आप इसमें पहली बार हटा दो, अक्टूबर 2006 में ही देखा गया था। इससे पहले भी देखा गया था क्योंकि बुक उस समय लिखा गया था। कहां पे? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। कलर कैसा होता है उसका? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, फूल तोड़ कर लाई थी।
तोड़कर लाई थी। ठीक है, तोड़कर मतलब यहां टी है, ये है आपका टूरिस्ट। सबसे अधिक टूरिस्ट जो जाते हैं, इसी टूरिस्ट जो है यहां पे जाते हैं किस लिए? इस नीले कुरेंजी फ्लावर को देखने के लिए। तो ये आप इसको निमोनिक से याद रखो। आप निमोनिक से याद रखोगे तो आप आसानी से क्या करोगे? कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम आपको आते हैं प्लांट से एनिमल की तरफ। देखो एनिमल जो होते हैं वो दो तरह के एनिमल हमारे मार्केट में पाए जाते हैं। एक एनिमल आप देखते होंगे जो अपना प्रजनन जो है एक सब सीजन में करते हैं। जैसे आपने डॉग को खास करके देखा होगा, डॉग जो होते हैं वो एक पार्टिकुलर टाइम पर जो होते हैं अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, डॉग हो गए, कैट हो गए। तो कुछ एनिमल को क्या कहते हैं? दो भागों में बांटी जाती है। एक एनिमल ऐसे होते हैं जिनका प्रजनन जो होती है एक पार्टिकुलर टाइम पर होती है, और एक एनिमल ऐसे होते हैं जिसकी प्रजनन जो होती है वो हमेशा होती है। ठीक है, एक जो होते हैं वो एक क्या कहते हैं टाइम पर होता है, एक जिसको एक पार्टिकुलर सीजन में होता है। ध्यान रखेंगे, दो तरह के ब्रीडर होते हैं हमारे पास। एक होता है हम लोग कहते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है जो एक पार्टिकुलर सीजन में ब्रीडर है, उनकी बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी होती है। और एक होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं किसी भी सीजन में कंटिन्यूअस ब्रीडर। मतलब एक होते हैं जो एक सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, अपने बच्चा पैदा कर सकते हैं पार्टिकुलर सीजन में। जैसे ठंडी के दिन में देखो कुत्ते के बच्चे दिखाई देते हैं आपको, साल में 2 बार बच्चे देता है। ठीक है, लेकिन एक होते हैं जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है, तो दो तरह के ब्रीडर पाए जाते हैं। अब उसमें ह्यूमन जो होते हैं उनके पास कंटिन्यूअस जरूर नहीं है भाई कि ह्यूमन का एक पार्टिकुलर समय में बच्चे पैदा हो। ठीक है, वो किसी भी महीने में बच्चा पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन लोगों में क्यों एक सीजनल होते हैं और एक कंटिन्यूअस होते हैं? देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन होता है, जो बनावट होता है, जो प्रजनन की कैपेबिलिटी आती है उसमें, वो सारे के सारे जो होते हैं वो हार्मोन पर निर्भर करते हैं। इस पर हार्मोन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोनल प्रोडक्शन इसमें होती है। तो जो ये सबके सब जो होते हैं उसमें पीरियड आते हैं। हर फीमेल, हमने मेल की बात नहीं की है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी हम फीमेल की ही सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि मेल को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। मेल के अंदर जब एक एडल्ट एज में आ जाता है उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन रेट शुरू हो जाता है, वो आ गया रिप्रोडक्टिव फेज में। लेकिन फीमेल की बात आती है तो फीमेल में क्या होता है कि जो सीजनल ब्रीडर होते हैं इनके अंदर भी पीरियड चलता है, इनके अंदर भी पीरियड चलता है और इनके अंदर भी पीरियड चलता है। ठीक है, अब पीरियड क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनके अंदर चलता है, उनके अंदर जो पीरियड चलता है उसको कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, और जो सीजनल ब्रीडर, जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, इनके अंदर चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आप कहोगे कि सर मेंस्ट्रुअल का मतलब क्या होता है? मंथली, हर मंथ में इनकी साइकिल आती है। ठीक है, और ओस्ट्रस साइकिल मतलब ओकेजनली, कभी कभी, मतलब एक फिक्स समय पर इनकी एक सीजन में इनकी पीरियड आती है। तो इनको होता है क्या चीज? ओस्ट्रस साइकिल। तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो वो एक पार्टिकुलर टाइम पर आता है, हम लोग कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। तो जितने भी नॉन प्राइमेट एनिमल होते हैं, नॉन प्राइमेट एनिमल होते हैं उनमें आता है ओस्ट्रस साइकिल, और जितने प्राइमेट एनिमल आते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके, जैसे ह्यूमन हो गया, चिंपैंजी, जो चिंपैंजी हो गए, या आपको क्या कहते हैं ह्यूमन, चिंपैंजी, मंकी, तीन जो होते हैं खास करके मंकी, एप और ह्यूमन, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए एक अपने तरफ से एक निमोनिक आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो कि कैसे हम, मतलब खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग्जांपल में हम कैसे याद करें कि हाँ ये प्राइमेट होते हैं और ये ह्यूमन होते हैं, इनके अंदर जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट को आपको डिसाइड करने की, क्योंकि आपको पता है नॉन प्राइमेट और प्राइमेट दो ही कैटेगरी है हमारे पास। ठीक है, तो इन लोग में एक निमोनिक याद रखो, कैसे रहने दें, कैसे रहने दें
तुम्हें, कहते हैं ना कैसे रहने दे तुम्हें, या कैसे छोड़ दे तुम्हें, कैसे रहने दे तुम्हें, आप मेरे प्यार हो, ठीक है, कैसे रहने दे तुम्हें, आप मेरे प्यार हो। देखो सीधी सी बात है, हम कहे ना हर कॉन्सेप्ट को एक निमोनिक बना के पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा। कैसे रहने दे से काउ, से सी, रहने दे जैसे रैबिट, ठीक है, आपको डियर लिखना है या कोई भी एनिमल आप आपके दिमाग में, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीप, रैबिट, रैट यहाँ पर रैट दिया है, रैट रैबिट सब में, डियर, ठीक है, तुम्हें टाइगर, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे जो होते हैं ये प्राइमेट एनिमल, सब नॉन प्राइमेट होते हैं, ठीक है। और नॉन प्राइमेट जितने भी होते हैं इनके अंदर कौन से होते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल काम करता है। देखो एनसीईआरटी में यही बस एग्जांपल दिया गया है। आप मतलब ऐप समझते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं कब बोलते हैं उसको, एप्स, जो आपका चिंपैंजी कैटेगरी के होते हैं एप्स, ठीक है, मेरे, इनके अंदर जो होते हैं मंकी, ठीक है, और प्यार मतलब कि ये जितने भी होते हैं वो प्राइमेट होते हैं, और वो मतलब ये हो गए आपके ह्यूमन, ठीक है। ये प्राइमेट है तो इनके अंदर कौन सा चले, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। तो इस तरह के सारे ऑर्गेनिज्म जो है, नॉन प्राइमेट कौन है और प्राइमेट कौन है, इतने एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एटलीस्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब उसका ग्रोइंग एज आता है, जब वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करने के बाद जब खत्म होता है तो आता है कौन सा, ओल्ड फेज। अब देखो जो रिप्रोडक्शन है, प्लांट हो या एनिमल हो, ये सारे के सारे रिप्रोडक्शन या जो बिहेवियर चेंज होते हैं, ये सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम। खास करके हार्मोन्स का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हार्मोन का ही देन होता है कि उनके बिहेवियर चेंज होते हैं, उनकी एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ठीक है। और जब ये एक्सप्रेशन या बिहेवियर चेंज होते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हार्मोन में जो एक्टिविटी देता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये सारे हार्मोन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। अब जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन जो होता है, या क्या कहते हैं आपका, बहुत सारे ऐसे हार्मोन, अभी हम आपको चल के आपको पढ़ाएंगे कि कुछ हार्मोन जो होते हैं उसको हम लोग ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं, कुछ हार्मोन क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्यों फीमेल जो होती हैं वो सिर्फ एक बार अच्छे तरीके से प्यार करती हैं, पर मेल के अंदर कैपेबिलिटी होता है कि वो एक से अधिक प्यार कर लेते हैं, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि ये क्यों ऐसी कंडीशन होती है कि फीमेल के अंदर जो होता है वो सेक्स करने की कैरेक्टर जल्दी नहीं आता है, पर मेल के अंदर जल्दी आ जाता है। ये सब चीज़ें हम आपको आगे चलकर सब के सब जो है वो हार्मोनल इफेक्ट है, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए कि ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन जो होते हैं वह मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एविडेंस होता है, जो मेल के अंदर, मेल जो होता है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और जो फीमेल होती है उनके अंदर जो होता है वो ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो देखो ये जो स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं गैमेट। देखो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, देखो मेल गैमेट, ये स्पर्म को कहते हैं हम लोग मेल गैमेट, ठीक है, और फीमेल को हम लोग कहते हैं, ओवम को कहते हैं हम लोग फीमेल गैमेट्स, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, ठीक है। अब ये जो गैमेट से जाइगोट बनते समय इनकी कई सारी प्रोसेस होते हैं, इतना आसानी से ये मेल गैमेट आपस में नहीं बन जाते हैं, क्योंकि जब ये दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है एग्जाम का, ये फ्यूजन जब होता है मेल और फीमेल गैमेट के आपस में तब जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन इतना आसानी से नहीं होता है, इसके लिए भी स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप हम करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, क्या चीज, प्री फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर, पहले प्री फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन और देन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि अभी गैमेट और जो गैमेट है यानी कि मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवम जो है वो आपस में अभी मिलना, इसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि आपस में मिलने से पहले की जो प्रोसेस है, यानी कि क्या हुआ स्पर्म का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन, ये कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन। यानी कि आप ये मतलब कि स्पर्म का और ओवम जो है अगर ये जाते हैं, मान लीजिए कि फीमेल में रिप्रोडक्शन के समय फीमेल के अंदर जो है स्पर्म गया और ये स्पर्म आपस में ओवम में मिलने तक, जब तक अभी वो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं तब तक की प्रोसेस होती है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज होने के बाद एक सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइज होगा उसके बाद वो फ्यूजन करके वो फ्यूज होकर फिर उसके बाद आपस में मिल जाते हैं, वहां होता है फीजन। पहले यहाँ पे जो होता है दोनों आपस में मिलते हैं तो होता है फ्यूजन, फिर उसके बाद मिलकर एक सेल बनाते हैं, फिर उसके बाद वो टूटना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक होना शुरू करते हैं और ब्रेक होने के बाद क्या करते हैं कि नए नए सेल 2 6 2 4 6 2 4 8 60 सॉरी 8 16 उसके बाद 32 64 इस तरह से उनका सेल बनता है, तो वो कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीनों का एक अपना सीरियल है और एक अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आज जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके हम यहाँ से शुरू करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो, इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इतने दूर से, बहुत दूर से आपकी क्लास ले रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपकी क्लासेस कैसे लगती है। अगर अच्छा लगे, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ बातें आपको बतानी हो, कुछ बातें समझानी हो कि नहीं सर कुछ ऐसा करिए, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच।